नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको गद्य खंड की तृतीय अध्याय लखनवी अंदाज का अध्ययन कराएंगे। लखनवी अंदाज यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले यशपाल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म पंजाब की फिरोजपुर छावनी में सन 1903 को हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई, 1976 में हुई थी। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक नवाब साहब हैं जो अपनी बनावटी जीवन शैली जीते हैं। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए विचार, घटना तथा पात्र होने आवश्यक है। और अगर एक कहानीकार ऐसी कोई कहानी लिख भी देता है तो वह लखनवी अंदाज जैसी ही होगी। इसमें नवाब साहब खीरे खाने की बजाय उसे सूंघकर गंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की सूचना देते हैं, यानी डकार लेते हैं। वह जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी जीवन शैली को जीने में लगे हुए हैं। उन्हें दिखावट बहुत पसंद है। तो आइए करते हैं इस अध्याय का अध्ययन। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। मुफस्सिल मतलब किसी भी शहर के आसपास का हिस्सा। वहां से एक ट्रेन जो थी वो चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब यहाँ क्या था कि लेखक जो है वो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए तो दाम अधिक लगते हैं, लेकिन आराम के चक्कर में और ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो इसलिए भी और सेकंड क्लास के डिब्बे में आम भीड़ तो मिलेगी नहीं, तो भीड़ से बचकर एकांत में मिलेगा और नई कहानी वो लेखक सोच सकेंगे और वहाँ से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब वो अनुमान लगा रहे थे कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन क्या था, निर्जन नहीं था, वो डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत असुविधा से पालथी मारे बैठे थे। क्या देखा उन्होंने कि एक बर्थ पर जो है एक नवाब साहब जो है वो बड़े ही सफेद पोश मतलब एक शरीफ से दिखने वाले सज्जन जो है वो पालथी मारे बैठे थे। और उनके सामने क्या था, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखी थी। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इस लाइन को। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से मतलब अचानक लेखक के आ जाने से सज्जन की आंखों में, जो सामने सज्जन बैठे थे उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष, यानी कि वो एकांत जो चिंतन में बैठे थे, अकेले बैठे थे, उसमें जो विघ्न पड़ गया और वह असंतोष जो था उनकी आंखों में दिखाई देने लगा। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, यह खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो सोचने लगा लेखक कि शायद ये भी जो है वो या तो कोई कहानी लिखने के लिए अकेले में आके बैठे होंगे, या फिर इन्हें खीरा अच्छा लगता होगा और कोई मुझे देख ना ले, इसलिए सेकंड क्लास का डिब्बा लेके वहाँ खीरा बैठ करके खीरा खाने जा रहे होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया।
संगति मतलब मेल जोल के लिए। नवाब साहब ने लेखक के आ जाने से मतलब उससे कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो जब नवाब साहब ही नहीं बोलना चाह रहे तो वो क्यों बोलेंगे, लेखक क्यों बोलेंगे, तो वो भी अपना चुपचाप बैठ गए। फिर क्या हुआ, थाली बैठे कल्पना रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक मन जो होता है ना, वो खाली बैठे बैठे अनुमान लगाते रहते हैं, कभी सामने वाले के लिए, कभी किसी और के लिए। तो ऐसे ही लेखक भी अनुमान लगाने लगे कि नवाब साहब जो हैं वो क्यों बैठे हैं यहाँ पर। वो सोचने लगे, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ये सब कौन सोच रहा है, लेखक सोच रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से मतलब तिरछी निगाहों से हम उनकी ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अचानक से क्या हुआ, उनका भाव परिवर्तन हुआ। लेखक की तरफ देखकर बोले, ओहो, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो क्या हुआ कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ मतलब लिपटा लेना चाहते हैं कि आप हमें भी बिल्कुल मामूली लोग समझ रहे हैं। जनाब, जवाब दिया, शुक्रिया, कीबला शौक फरमाए। मैंने कहा शुक्रिया, आप ही खाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब देखिए कैसे खाते हैं खीरे। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, यानी कि खीरों को ऊपर से काट लिया और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात मतलब तरीके से छीलकर फाकों को करीने से तौलिया पर सजाते गए। इस तरह से नवाब साहब ने जो है वो खीरे काटे और उसको तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। मतलब खीरे के साथ साथ जो है वहाँ पर जो लोग खीरा बेचते हैं वो क्या उसके साथ में एक लाल मिर्च और जीरा मिली नमक जो होती है उसकी पुड़िया भी देते हैं कि इसके ऊपर डालकर खाओ, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा है। मतलब उनको देख करके ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि वो जैसे ऐसे खीरे काटे हुए और रखे हैं तो उनके मुंह में उसको देख करके पानी आ रहा है। पल्लवित हो रहा है मतलब उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। मतलब रईस तो बनते हैं लेकिन देखो खीरे जैसी चीज़ खा रहे हैं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो उन्होंने बड़ी नवाबी अंदाज में उनसे कहा कि आप भी खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो एक नवाबी अंदाज है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है, कीबला शौक फरमाएं। अब लेखक ने जैसे उन्होंने खीरा काट रखा था उसको देख करके लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले ही मना कर चुके थे। तो सोचा कि अब दोबारा अगर कहेंगे खा लेता हूँ अगर खीरा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं लग रही है,
और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा मतलब अमावस्या, ये जो होता है, पेट जो होता है वो भी ज़रा मेरा कमज़ोर है, इसलिए आप ही खाइए। नवाब साहब ने शतरस आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती हुई खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। एक लंबी सांस ली उन्होंने। पहले तो खीरों को देखा, फिर एक लंबी सांस ली। सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से नीचे उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नागे के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। ऐसे थे नवाब साहब कि इतने मजे से, इतने ढंग से उन्होंने खीरे को काटा और उसके बाद में एक एक खीरे की फाक को उठाया और बस सूंघा, उसका रसा स्वादन किया, मतलब मन ही मन उसको रस को पिया और बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पहुंच लिए और होठ पहुंच लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो उन्होंने क्या करा कि वो क्या हुआ कि जैसी वो खीरे खाए तो है नहीं, लेकिन खीरा काट कर ही वो इतने थक गए कि लेखक सोचने लगा, ओहो ये है नवाबी तरीका, ये तो बहुत ही नाजुक है। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? वो कल्पना कर रहे थे लेखक कि ओहो ये है नया तरीका, लेकिन क्या इससे पेट भरा जा सकता है? उदर मतलब पेट, तृप्ति मतलब संतुष्टि, तो क्या ऐसे इससे भी क्या पेट की संतुष्टि हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कि खीरा अच्छा तो होता है, खाने में मज़ेदार तो होता है, लेकिन होता है शकील, मतलब लेकिन होता तो गया गुजरा ही है, बेकार है और बेवकूफ़ हमारे नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे मतलब पेट पर बिना मतलब का बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान के आंखें, चक्षु मतलब आंखें, लेखक के ज्ञान के आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये था बेटे आज का पाठ आपका। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा।